नमस्कार, मी प्रदीप फुलपगारे. तुमचं स्वागत आहे जे डिजिटलमध्ये. मित्रांनो, आजचा जो पॉडकास्ट आहे तो अगदी खास असणार आहे. कारण की आजच्या पॉडकास्टमध्ये जे पाहुणे असणार आहेत ते खूप खास आहेत. त्यांना पाहुणे म्हणणं हे अगदी चुकीचं राहील, कारण की ते फक्त पाहुणे नसून ते माझे खूप चांगले मित्र आहेत. त्याचसोबत त्यावर ते माझे भाऊ आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. आणि ते चित्रपट सृष्टीमध्ये कार्यरत आहेत. आणि त्यांनी खूप साऱ्या ॲड फिल्म्स केल्या आहेत आणि मूव्हीज देखील केल्या आहेत. जसे की त्यांनी ॲड फिल्म्समध्ये फॉर्च्यून ऑइल, फ्लिपकार्ट, बोरोसिल, गो आयबीबो, पॉलीकॅप आणि शार्क टँकचा प्रोमो यांसारख्या ॲड फिल्म्समध्ये काम केलेत. त्या उपर त्यांनी चित्रपट म्हणाल तर केसी डोर या चित्रपटातील नायकाच्या मित्राची भूमिका केली. त्याचसोबतच ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांच्यासोबत विजय 69 जो की नेटफ्लिक्सवरती अवेलेबल आहे त्या चित्रपटात देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि त्याचसोबत त्यांनी अंधेरा नावाची जी वेब सिरीज आहे त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेले आहे. तर भेटूयात आजचे आपले पाहुणे सत्यम श्रीवास्तव यांना. थैंक यू कशा आहेत? बहुत बहुत बढ़िया, और आपके इंट्रोडक्शन से और बढ़िया हो गया मैं थोड़ा नर्वस था कि अभी मैंने इससे पहले भी नहीं किया, मतलब जो गेस्ट थे तो वो गेस्ट थे उनके साथ मतलब नहीं गया, अपन फॉर्मल वे में बोलता हूं. हाँ. लेकिन अभी मेरा दोस्त है तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था. अरे इसमें नर्वस क्या होना है तो मुझे पूछना था कि मतलब तू इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग से सीधे एक्टिंग में कैसे? तो इसके पहले हम स्कूल में जाते हैं. हाँ, क्योंकि बता. ये जो मेरे मन में आया ये स्कूल के टाइम पे आया था जब हमारा 12th पास हो गया था. मैं बराबर. तो जब मैं सर्टिफिकेट लेके बैठा था तब मेरे दिमाग में आया कि अब आगे क्या करना है. बराबर. और हम तो डिसाइड नहीं कर पाते ना तुरंत कि हमें क्या करना है लाइफ में. बराबर. तो वैसे ही मैं सबकी तरह बैठा था. हाँ. और हर इंसान क्या करता है, जो साइंस लेता है वो इंजीनियरिंग करता है. बराबर. तो मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे दिया था. हाँ. उसमें मेरा एडमिशन हो गया. हाँ. और ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में. बराबर. तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम लोगों को एंटरटेन कर पाए. बराबर. और जिससे पैसा भी कमा पाए और लोगों को सोसाइटी को हेल्प भी कर पाए. यस. तो ऐसा पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है? बराबर. तो दिमाग में आया कि एक्टिंग. जैसे हम देखते हैं सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये लोग कितना चैरिटी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, और जो भी उनको देखता है उनके चेहरे पे स्माइल आती है. यस. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस चीज में जाता हूँ तो मैं सोसाइटी को सर्व करूंगा किसी ना किसी फॉर्म में. बराबर. तो ये दिमाग में मेरे आया और यही थॉट था एक्टर बनने का. लेकिन सत्य मुझे ये पूछना था कि अभी जो कुछ भी मतलब एक्टिंग फील्ड में आते हैं तो अभी जैसे कि तूने सलमान खान, शाहरुख खान इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया, तो हम उनको देख के एक प्रेरणा लेते हैं उनसे कि मुझे शाहरुख खान जी उनके जैसा काम करना है या फिर सलमान खान. तो तुझे प्रेरणा किन से मिली कि उनको देख के तू मूवी में आए? प्रेरणा तो नहीं, ये थॉट आया था कि मुझे सोसाइटी को कुछ करना है और उसके लिए मैं किस तरीके से सर्व कर सकता हूँ. तो वो एक्टिंग दिखा. प्रेरणा तो मुझे मेरे फादर से ही आती है. क्योंकि वो जिस तरीके से हमारा बचपन से लेके अभी तक हमको सपोर्ट करते आए हर चीजों में. तो प्रेरणा तो वही है मेरे, मतलब जो बोलते हैं ना आपके आइडल कौन है, तो मैं अपने फादर को ही कहूंगा. और फिर जब मैं मुंबई गया और मैंने जब एक्टिंग समझी क्या होती है तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं जो एक्टर्स हैं. वो जयदीप अलावत हैं, अनुपम सर हैं, विजय वर्मा है, कुमुद मिश्रा सर हैं, और अपने नवाज सर हैं. तो ये लोग वैसे लोग हैं जिनको देख के आप एक्टिंग सीखते हो और प्रेरणा आती है कि यार मनोज वाजपेयी सर हैं, यार क्या काम करते हैं, एफर्टलेस. मतलब आपको लगेगा ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं. आपको लगेगा कि वो एक्चुअली में वो कैरेक्टर ही है. यस. तो अब मेरी इंस्पिरेशन तो वही सारे एक्टर्स हैं. तभी मुझे ये पूछना था कि अभी तुझे तेरे मन में आया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे मुंबई में जाके काम करना है, लेकिन ऐसे सीधे नहीं जा सकते अपन मुंबई में. कुछ तो भी प्रिपरेशन की होगी, मतलब इससे पहले तूने कॉलेज में या फिर स्कूल में पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल. यही फिर वापस आते हैं हम लोग. मैं इसीलिए स्कूल में गया. स्कूल के बाद जो थॉट आया उसको ब्रेक लगाया कि एक्टर बनना है. और वो मुझे बनना है नहीं बनना है, वो 4 साल मैंने जो इंजीनियरिंग की उसमें उस बारे में सोचा. और कभी भी अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आप डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच सकते. आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से रास्ते में चीजें पड़ेंगी जो आपको वहां पहुंचाएंगी. तो जैसे अभी मैं जब एक्टर बनने के लिए गया तो मैंने देखा एक्टर बनने के लिए सबसे पहले एक्टिंग आनी चाहिए. फिर आपकी मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाना था. तो मेरी हिंदी साफ होनी चाहिए थी. उसके बाद अब थोड़ा बहुत डांस आना चाहिए. तो जो जो स्किल मेरे पास थी और जो जो ग्रो करने के लिए चाहिए थी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, या फिर फियर ऑफ कैमरा बहुत बड़ा फियर होता है. क्योंकि हम जाके कॉन्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं. हमारे
नर्वस हो जाते हैं कैमरे को देखते ही। तो वो सब अपने मन से निकालना, तो वो सब फेस किया। कैमरा डेली लगा के मैं बैठता था 2-2 घंटा, और कुछ भी बोलता था, कोई भी मोनोलॉग लेके प्रैक्टिस करता था। तो वैसे मैंने अपनी तैयारी की 4 साल इंजीनियरिंग के साथ। मुझे आगे जाके ये पूछना है कि तूने बताया कि बेसिक्स हमें एक्टिंग आनी चाहिए, ये चीजें बताई। वैसे ही कि एक्टर, कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है ना, अभी मुझे एक्टर बनना है तो मैं पहले आईने में देखूंगा कि भाई मैं कैसे दिख रहा हूँ वगैरह। तो तुझे ऐसा कुछ था क्या, हम कैसे दिखते हैं, मैं एक्टर बन सकता हूँ, ये कुछ डर था क्या तेरे? बिल्कुल था, 100% था। तो मैं रात में गूगल करता था। पहले मैं अपनी हाइट चेक करता था कि एक्टर बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो मैंने देखा नहीं ठीक है, मेरी हाइट जितनी सलमान शाहरुख सर की उतने के आसपास ही है, तो ठीक है, हम जा सकते हैं। उसके बाद मैं देखता था कि पहला तो हाइट ही होता है, कि उसके बाद एक एक्टर को फिट रहना चाहिए। तो मैं तो यही सोच के गया था कि मैं हीरो ही बनूं। इंसान तो यही सोचता है कि यार मैं जाऊंगा मुंबई में हीरो बनूंगा। तो मैंने अपने वेट लॉस किया। मेरा वजन जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफी है, पहले भी काफी था। तो ये मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती जिम में ही हुई थी। तो हम दोनों रनिंग करते थे और जिम एक साथ करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट सपोर्ट करते थे। तो काफी आपने तो मुझे देखा ही है वेट कम। तो वेट लॉस किया। और जब मैं मुंबई गया उसके बाद तो मुझे पता चला कि वहां पे और भी मेरे से ज्यादा अच्छे लोग हैं जो मॉडल हैं सारे के सारे। तो उनको देख के मैं डरा भी काफी। तो बहुत मतलब मुंबई जाके आपको रियलिटी चेक मिलता है। यस, यहाँ पे तो हम सपने देखते हैं कि हम वहां जाके शाहरुख खान बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, बट वहां जाके आपको पता चलता है कि कंपटीशन क्या है। आप उन कंपटीशनों के साथ रहते हो मुंबई में जाके, फिर compete करते हो एक ऑडिशन के लिए, तो आपको वैल्यू समझ आती है कि क्यों इसको कहते हैं, लक फैक्टर भी क्यों यहाँ पे जरूरी है। बराबर। तभी मुझे ये पूछना था कि अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में पहुंच गया तू, ठीक है, सिर्फ काम ढूंढना नहीं काम मतलब ये एक ही काम नहीं होता। उसके साथ सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने पीने के लिए ये चाहिए। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब जिधर हम रहते हैं या फिर रूममेट वगैरह करके रहते, तो उधर भी तकलीफ आते है कि मतलब जो सिंगल जो लड़के वगैरह रहते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको नहीं देते आसानी से रूम नहीं होता। वैसा कुछ तुझे स्ट्रगल होगा क्या? वो होता है, कई लोगों को होता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं। बराबर। तो आपको नहीं देते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि फैमिली वालों को ही दें, जैसे हर जगह पे सोसाइटीज में होता है। फिर मैंने वहां पे मैं पीजी में रहा। वहां मेरे साथ 13 लोग और थे, 14 लोग हम लोग शेयर करते थे 3 BHK। एक रूम में 3 लोग, एक रूम में 3 लोग, एक हॉल में 4 लोग, एक रूम में 4 लोग। तो कॉमन किचन था। बट वो भी एक अलग जर्नी थी, क्योंकि आप डेली बैठ के रात में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस बांट रहे हो पूरे दिन के, और ग्रो कर रहे हो। उसमें एज गैप भी बहुत होता था कि कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 22 साल का फ्रेशर है। तो सबकी अलग अलग कहानियां होती थी और आप उनसे बैठ के बहुत सीखते थे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं बहुत अर्ली, मतलब मुझे लगता है मैं 22 साल की एज में मुंबई गया, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला लोगों से। तभी मुझे ये पूछना था कि पहला जो ऑडिशन था, मतलब फर्स्ट टाइम तूने जो कमर्शियल तौर पे काम शुरू किया, जो पहला कैमरा फेसिंग था, तो कैसा था? मतलब कुछ डर वगैरह था उसमें या फिर कॉन्फिडेंटली तूने सामना किया कैमरे? मैंने कैमरे का कॉन्फिडेंस बना लिया था, मतलब मैं कैमरे से डरता नहीं था, क्योंकि मैं डेली कैमरे के सामने 2 घंटा बैठता था। बराबर। तो कैमरे का डर निकल गया था। मगर नर्वसनेस थोड़ी थी, क्योंकि वहां पे घर पे आप जब रिकॉर्ड करते हो तो आप अकेले होते हो, वहां पे 100 लोग की यूनिट होती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक नर्वसनेस होती है कि कहीं आप फंबल ना कर जाओ, कहीं रीटेक ना हो जाए बार बार। और ऐसा हुआ भी था मेरे साथ। मुझे अभी पता है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना था एक एड में, बजाज अलियंस का है। तो वहाँ मेरी लाइन थी, आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट। और मेरे अलावा पहले 4 और लोग थे जो परफ्यूमिस्ट बने थे, कोई अलग अलग प्रोफेशन के थे। तो जब तक उनका कंप्लीट होके मेरे पे आता था, मैं आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बोल पाता था। तो वो बहुत एम्बेरसमेंट भी हो रही थी, और जो मेरे साथ सामने लोग बैठे थे वो मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट
फिर डायरेक्टर सर आए, उन्होंने मेरे साथ में आके बोला सत्यम 10 बार आर्कियोलॉजिस्ट बोलो, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, और उसके बाद जब वो टेक हुआ तो फट से फाइनल हो गया। तो वो मेरा पहला एड था जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था। जैसे कि अभी तूने जिक्र किया कि मतलब तुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी पहला डायलॉग बोलते समय, रुक रहा था, तो सामने से डायरेक्टर आए और तुझे बताया कि मतलब ये प्रैक्टिस कर, उसके बाद आ जाएगा। तो भी तुझे ऐसा कभी तूने फेस किया है कि मतलब नहीं क्या कुछ तुझे कठिनाई आई हो मतलब डायलॉग डिलीवरी के तौर पे, और डायरेक्टर ने फ्रस्ट्रेट होके तुझे कुछ सुनाया हो, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था, बट मेरी जो डायरेक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे एकदम सुनाया नहीं। उन्होंने क्या किया, ये मेरी फिल्म का फर्स्ट फिल्म का एक्सपीरियंस है, जो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली में एक्टिंग तब समझ आई फर्स्ट फिल्म जब मेरी तो ऐसा इंसिडेंस था कि मेरा पहला शॉट था पहले दिन पे ही शूट पे, और वो शॉट लग गया। अब मेरा और जो लीड एक्टर है, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों का सीन चल रहा है, और वहां पे मैं बार बार थिएटर वाली एक्टिंग कर रहा हूँ बराबर, क्योंकि मैं थोड़ी लाउड कर रहा हूँ। यस एक्सप्रेशंस लाउड हो रहे हैं, बोलने का तरीका लाउड हो रहा है। तो नॉर्मल एक्टिंग कैमरे के सामने क्या है कि आप नॉर्मली जैसे बातचीत करें यही एक्टिंग होती है, बट थिएटर में क्या होता है, आपको लास्ट तक सर्व करना है। हजारवे जो लोग हैं, 1000 लोगों तक आवाज और जोर जोर से बोलते हो, तो मैं वैसे एक्टिंग कर रहा हूँ। तो अराउंड 8-10 रीटेक हो गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो समझा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, बोला सत्यम यहाँ पे आओ, क्या दिक्कत आ रही है, कैसा चल रहा है, घर पे क्या चीज है। उन्होंने मेरे से 10 मिनट मस्त बात की। उसके बाद बोला देखो जिस तरीके से तुम बात करो ना, इस तरीके से आके वहां पे एक्टिंग करनी है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले ही टेक में वो ओके हो गया। फिर और पूरी फिल्म फिर कहीं पे भी एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि रीटेक हुआ या कुछ वैसा हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो अलग होगी, बट कोई रीजन नहीं था फिर उसके बाद। और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझा दिया। मतलब ऐसा कोई तो चाहिए सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा पुश करने के लिए, पुश करने के बाद अपने आप हो जाता वो। एकदम। अभी ये जो पहला प्रोजेक्ट था, पहली मूवी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता कि मतलब कैसे तुझे वो मूवी मिली, और उसके बाद का तो मैं प्रोडक्शन हाउसेस जाता था मुंबई में, सारी जगह घूमने के लिए, मिलने के लिए सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स से, चाहे वो सीरियल के हों, मूवीज के हों, वेब सीरीज के हों। तो मैं वैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में जा रहा था। तो एक दिन मैं इनके कास्टिंग डायरेक्टर जो है, जहाँ से मुझे फिल्म मिली, उनके ऑफिस में गया, जोगी सर हैं। तो उनके यहाँ पे मैम जो थी, वो रत्ना मैम है, वो वहाँ पे कास्टिंग एसोसिएट थी। तो उनसे मैंने बातचीत की 5-10 मिनट। तो उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बनाऊंगी 6 महीने बाद, तब तुम्हें याद करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है मैम। उसके 6 महीने बाद उनका कॉल आता है, सत्यम फिल्म बन रही है, कहाँ पे हो? मैंने बोला मुंबई में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला मैं एक सीन दे रही हूँ, उसका ऑडिशन बना के भेजो। तो उन्होंने वो सीन दिया, फिर मैंने ऑडिशन बना के भेजा। फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला आओ, और प्रोड्यूसर से मिलाया, जो को डायरेक्टर थे संदीप सर, उनसे मिलाया। और फिर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मुझे एडवांस चेक मिला, और वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे ये पूछना था कि जब तूने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पहले मूवी का, तेरा रिएक्शन क्या था, और तेरे फैमिली का रिएक्शन क्या था? कब तूने मतलब मम्मी पापा को या फिर बहन को बताया कि मैंने ऐसा चीज साइन किया है, मूवी मिल गई? क्या रिएक्शन था उनका? मतलब पहले तो मेरे हाथ जब मैं साइन कर रहा था तो कपकपा रहे थे। और जब मैंने साइन किया, उसके बाद मैंने फोटोज खिंचवाई प्रोड्यूसर्स के साथ और डायरेक्टर के साथ। जब मैं घर पे आ रहा था और मैं जब पापा को बोल रहा था, तब मेरी आवाज कपकपा रही थी। तो पापा, मुझे फिल्म मिल गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और इसकी शूटिंग 1 महीने बाद शुरू होने वाली है, और यूपी में ही शूटिंग था पूरा का पूरा। तो मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और मैं घर गया, और मैं घर जाके एकदम मतलब मैं रोने लग गया। सच में मैं रोने लग गया। क्योंकि एक होता है कि आप फोन पे शेयर कर रहे हो, एक होता है कि सामने से शेयर करो। तो वो जो था वो मेरे अंदर ही था कि अभी पापा होते तो गले मिल के शेयर करता, या बहन होती तो सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक शेयर होता है सामने पर्सनल करने वाला, तो वो करने के लिए कोई नहीं था। तो मैं वो मिस कर रहा था उस समय। और फिर मैं उसके बाद तुरंत गुरुद्वारे गया, ये मुझे अच्छे से याद है, मेरे घर के पास ही है। और फिर मैंने थैंक यू बोला भगवान को कि आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरी जर्नी में। और जो को एक्टर्स वगैरह थे वो भी शायद नए थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब वो कैसे थे? वो बहुत सपोर्टिंग थे। मतलब मेरे हिसाब से उस फिल्म में मैं ही सबसे कम एक्सपीरियंस था। बाकी जो लोग थे सब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग थे। और ब्रिजेंद्र सर, आप सब जानते हैं ब्रिजेंद्र काला सर को, सुनीता रजवार मैम को, गुल्लक पंचायत उन्होंने की है। और अश्वथ भट्ट सर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं वो भी। ये सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया, आपको बहुत मतलब उनके साथ ग्रीन रूम में बैठता था तो एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस सुनने मिलते थे।
और उनकी जर्नी और इंस्पायर करती थी सुन के। तो मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एक एक्टर्स का क्या होता है, कुछ होते हैं तैयार होके जाते हैं बराबर और वहां पे जाके काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक्टिंग कर करके सेट पे सीखते हैं। तो मैं वो एक्टर हूँ जिसकी जर्नी एक्टिंग करके स्टार्ट हुई। एक्टिंग कर करके मैंने एक्टिंग सीखी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस था कि मुझे इतने जल्दी एक अच्छी फिल्म मिली जो थिएटर में रिलीज हुई और अभी हंगामा और एयरटेल पे स्ट्रीम कर रही है। हाँ, तो भी ये बड़े बड़े जो एक्टर थे उनका तूने जिक्र किया, उनका नाम था, उनके सामने एक्टिंग करना कितना बर्डन रहता है यार, मतलब इनके सामने एक्टिंग करने में क्या था? देखिए, कॉन्फिडेंट था मैं हमेशा से। तो कॉन्फिडेंट था, बट वो जिस तरीके से इम्प्रोवाइज करते थे, तो कई बार ऐसा होता, सीन कट होता था और हम सब हंसने लगते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था वो क्या इम्प्रोवाइज कर जाएंगे। ब्रिजेंद्र सर, सुनीता मैम, हमको पता नहीं होता था कि क्या मैजिक क्रिएट कर देंगे। तो हर सीन में कुछ ना कुछ नया निकल के आता था। तो मतलब उनसे आप ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों तरीके से आप सीख ही रहे थे। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं फ्रेशर था और मुझे बहुत पैम्पर भी किया गया वहाँ पे। तभी मतलब मैंने अभी तक का तुम्हारा जो सफर है, मतलब एक्टिंग के इसमें ज्यादा तुमको स्ट्रगल मतलब फेस करना नहीं पड़ा, मतलब एक लक की बात बोल सकते कि मतलब तू जैसे जैसे काम करता गया और वो फ्लो में तेरे सामने आता गया। तो उसके बारे में क्या, मतलब डेस्टिनी में बिलीव करता है तू? मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट हुई। बिफोर लॉकडाउन मैं 2 साल जब मुंबई में था, तब मैंने सिर्फ एक्टिंग सीखी थी। मैं थिएटर कर रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मैं घर आया। उसके बाद जब मैं वापस गया मुंबई, वहां से एकदम एलिवेशन स्टार्ट हुआ। उस समय मुझे एक वेब सीरीज मिली थी प्राइम की, और वो हो गई 3 महीने पोस्टपोन। उसके बीच में 7 ऐड निकल गए। तो मुझे समझ आया कि लुक भी मैटर करता है। बराबर। जैसे लोग कहते हैं कि लुक मैटर नहीं करता, लुक बहुत मैटर करता है। अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो रही है और राइटर ने कैरेक्टर लिखा है, उसमें लिखा है कि एक लड़का है जो पतला होना चाहिए, हाइटेड होना चाहिए, तो वो उसी के हिसाब से कास्टिंग करेंगे। एक लड़का मोटा होना चाहिए, तो उसमें मेरे ऐसे लड़के की कास्टिंग होगी। तो लीड है, उसके 6 पैक्स होने चाहिए, तो वो ऐसे ही कास्टिंग होगी। तो लुक सबसे पहले मैटर करता है। डायरेक्टर या राइटर कोई भी है, वो लुक देखता है, फिर ऑडिशन होता है, और आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, जितनी भी आपकी अच्छी सीख होती है, वो आप ऑडिशन में दिखाते हो, एंड देन वो सेलेक्ट करते हैं। अभी लुक के बारे में हमने बातचीत की, तूने बताया कि मतलब अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर रहता उसके हिसाब से हमको रोल मिल जाते हैं। अभी हम बीच में मिले थे, मुलाकात हुई थी, तूने एक किस्सा सुनाया था कि मतलब जैसे कि हाँ, हम दोनों के वजन ऑलमोस्ट बढ़ गए अभी। बिल्कुल बढ़ गए। तो मैंने तुझे पूछा था कि मतलब मुंबई गया तो मतलब कैसे रोल मिल गए, क्योंकि हम जैसे जो लोग रहते हैं उनको मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं मुंबई में। बहुत से मतलब नहीं क्या, जो एक्टर बनने के लिए जाते वो अच्छी बॉडी बनाते या फिर मतलब सुंदर रहते, हमसे भी नहीं क्या ज्यादा दिखने में सुंदर रहते वगैरह। तो तूने एक किस्सा सुनाया था मुझे, शायद ऐसा बोला था कि मतलब मुंबई में हर कोई एक्टर बनने के लिए जाता, हर कोई बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी अच्छी प्रिपेयर करता, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ करता, और उनको कंपटीशन ज्यादा है, मतलब जो सुंदर लोग हैं उनको कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, उनके मतलब कंपटीशन कम है और उनको जल्दी काम मिल जाता। तो उसके बारे में बता मुझे। उसका सबसे बड़ा रीजन है वेब सीरीज। पहले क्या होता था, सिर्फ फिल्म्स बनती थी जो थिएटर में रिलीज होती थी। बराबर। अब फिल्म्स बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही है जो ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं। और वेब सीरीज में उनके 8 एपिसोड 9 एपिसोड होते हैं, उनमें हर सीजन आता रहता है, तो कैरेक्टर्स बढ़ते रहते हैं। और कैरेक्टर्स क्या हैं, जो हम हैं वही है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, जो मामा हो गए, चाचा हो गए, दोस्त हो गए, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं। लीड एक होता है जो एकदम परफेक्ट मतलब दिखने में हो, या फिर कई बार हमारे ऊपर भी कहानी लिखी जा सकती है कि एक मोटा लड़का है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर दिखाई जा रही है या वेब सीरीज दिखाई जा रही है। तो वो तो दिखाने का जरिया है कि आप किसको मिडल में रख के स्टोरी को ग्रो करना चाह रहे हैं। और जब भी मूवी में कौन सा भी कैरेक्टर हो या फिर कौन से एड में भी जो निभाना हो, तो मैंने मतलब बहुत से, मतलब तूने भी शायद ऐसा देखा होगा कि जो बड़े बड़े एक्टर है वो बोलते कि मैंने फलाना रोल निभाने के लिए, किरदार अदा करने के लिए मैंने ऐसी प्रिपरेशन की वगैरह, किसी को ऑब्जर्व किया, वैसा कुछ करता है क्या कैरेक्टर प्रिपेयर करने के लिए? करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं तो आप हर मूवी में एक जैसे दिखोगे। तो आपको टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जिस भी, या फिर आप तैयार करके रखिए अपने कैरेक्टर्स, या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो उसके साथ पढ़िए, वो आपको स्क्रिप्ट ही आपको बता देगी इसमें क्या
किस तरीके की टोनालिटी चाहिए, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के साथ। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कि हमने बातों में जिक्र किया लॉकडाउन का, अभी हम दो मतलब सिचुएशन देखते हैं कि एक लॉकडाउन से पहले और एक लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले जो लोग थे मतलब नहीं क्या इजीली मतलब मूवीज वगैरह ये देख लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों को मतलब नहीं क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल गया वगैरह। तो एज अ एक्टर तुझे मतलब कितना मतलब अपॉर्चुनिटी एक एक्टिंग की बोलते हैं ना, तो वो कितना मतलब अभी एक तैयार हो गई कि मतलब नहीं कि मुझे ओटीटी अभी मूवी नहीं मिला तो मैं वेब सीरीज कर सकता हूँ, शॉर्ट फिल्म कर सकता हूँ या फिर ओटीटी कर सकता हूँ। मतलब कौन से द्वार तेरे लिए खुले हैं अपॉर्चुनिटी के? मुझे लगता है बहुत द्वार सबके लिए खुल चुके हैं एक्टर्स के लिए, और शायद इस बात को लोगों को अपने थोड़े ईगो पे ले लेना चाहिए कि अगर इस टाइम पे भी उनको काम नहीं मिल रहा है तो खराब एक्टर्स है। मैं तो ऐसे ही लेता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल वर्टिकल भी आ गया है, ओटीटी के भी प्लेटफॉर्म्स बढ़ चुके हैं, फिल्म्स भी बहुत रिलीज हो रही हैं, हर हफ्ते ओटीटी पे भी रिलीज हो रही है और थिएटर में भी रिलीज हो रही है। तो आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो आप ये सोचो कि आप में ही कुछ कमी है, क्योंकि काम तो बहुत बढ़ चुका है। एडवर्टाइजमेंट देखिए, पहले सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता है, आज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होता है। तो मुंबई में बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि मतलब अभी एक मुंबई में जो कुछ भी बंदा नहीं क्या या लड़का या लड़की काम करने के लिए जाते, तो एक स्पेसिफिक ऐसा ग्रुपिज्म वगैरह होता है कि मतलब एक फलाना ग्रुप है उसमें ही काम किया तो आगे के प्रोजेक्ट भी उनके रहेंगे, तो उसमें मतलब मैं कंफर्म रहूंगा, ऐसा ग्रुपिज्म वगैरह होता है क्या? वो देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट आप बताइए, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल है कोई पिक्चर बनाने में, तो आप मुझे ही रिपीट करेंगे ना, बराबर, क्योंकि वो बॉन्डिंग, वो मेंटल स्टेट आपका और मेरा मैच हो रहा है। तो वो उस तरीके से डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक बॉन्ड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। बट वो ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ काम करना है। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी, और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी कि ऐसा एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे अपने दोस्त को भी नहीं लेंगे या किसी को भी नहीं लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ग्रुप वाला सेम नहीं है, वहाँ पे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी काम होता है। और मुझे ये पूछना था कि मतलब अभी नया नया जब काम शुरू करते तो जैसी भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी हम पैसे के लिए एक्सेप्ट कर लेते, या फिर अपना पैशन आ रहा है तो काम हम एक्सेप्ट कर लेते। ऐसा तेरे मन में का रोल तुझे मिला है और वो कर रहा है, या फिर ऐसे पैसे मिल रहे हैं तो कर लिया, ऐसा कुछ है क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइवल भी तो करना है। बराबर। अगर कोई मुंबई में गया है तो उसका 20 से 30 हजार रुपए खर्चा महीने का है, मिनिमम है। तो आप समझ लीजिए आप कितने साल के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं स्ट्रगल तो सोच के आइए, क्योंकि कम से कम 20 से 30 हजार आपके फैमिली सपोर्ट कर सकती है, तब तो वेल एंड गुड है। आप पीसफुली अपने मन का काम चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो काम भी करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको पैसे अच्छे मिल रहा हो बट काम मन का ना हो। तो होता है, ये बिल्कुल होता है। अभी अभी हमारे मराठी के एक फेमस एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं जिक्र करना चाहता हूँ इधर, मतलब वो गलत होगा। तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, टिकटॉक रील्स वगैरह हो गए, तो उनके क्या 30 या 60 सेकंड में वो उनका कंटेंट वो प्रेजेंट करते। तो उनका कहना ऐसा था कि मतलब जो रील स्टार वगैरह है वो रियल एक्टर नहीं है, जो उनके जो थिएटर आर्टिस्ट है या फिर फिल्मों में काम करते हैं उनका मतलब नहीं क्या उनकी एक्टिंग होती है, इनकी एक्टिंग क्या है ये 30 सेकंड में या फिर 60 सेकंड में, वैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसके बारे में तू क्या कहेगा? एकदम सही कहा उन्होंने। एक्टिंग 30 सेकंड 60 सेकंड में हो ही नहीं सकती है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसको आपको जीना होता है। बराबर। 30 सेकंड 60 सेकंड में आप क्या कर रहे हैं? आप डांस की वीडियो डाल रहे हैं। एक्टिंग की कौन वीडियो डाल रहा है? क्या कर रहे हैं? एक्टिंग का तो मैंने कभी नहीं देखा। कोई डांस कर रहा है, कोई पोएट्री कर रहा है, कोई स्टैंड अप कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, गेट रेडी विद मी कर रहा है। तो इसमें कहाँ एक्टिंग है? बराबर। एक्टिंग तो वो है कि कुछ लिखा हो, उसमें आप अपने अंदर से कुछ निकाल के उसको कलर डालिए, बराबर, उसको रिफ्लेक्ट कीजिए जो लिखा हुआ था अपने अंदर, बराबर, कि आप किस तरीके से उसको दिखाना चाहेंगे, और ऑडियंस को वो छू जाए। बराबर। एक्टर का जो टैग है वो आप नहीं दे सकते, वो ऑडियंस देगी कि भाई ये क्या कमाल का एक्टर है, जब वो आपका काम देखेगी। तो आप देखिए नाना पाटेकर है, इतने बढ़िया एक्टर है। बराबर। वो क्या कहते हैं कि खूबसूरती तो 2 मिनट तक कोई देखेगा स्क्रीन पे, उसके बाद तो ये देखेंगे ना कि वो कर क्या रहा है। बराबर। तो एक्टर वही है कि वो अपनी एक्टिंग से लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन कुछ जो इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है,
उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट में मतलब जवाब दिया ऐसा कि मतलब ऐसे कैसे जज कर सकते हैं वगैरह। अभी मैं इंस्टाग्राम पे या फिर इस पे रील पे शॉर्ट्स बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे आगे जाके अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने किधर तो स्ट्रगल किया और मुझे मूवीज नहीं मिल रही, सीरियल्स नहीं मिल रही। इसके वजह से मैं मतलब मेरा कुछ तो भी कंटेंट बना के मैं वो रील के तौर पे वगैरह वो दिखा रहा हूँ। तो उनका मतलब वो डिपेंड करने का ये तरीका है, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो उनका तरीका है अपना जो उनके पास स्किल्स हैं वो आउट ऑडियंस को दिखाने के लिए, बट वो एक्टिंग नहीं है, ये क्लियर है। एक्टिंग करनी है तो आप थिएटर और जो लोग सीखते हैं एक्टिंग, मंटो की हो गई या फिर प्रेमचंद की हो गई, किताबें पढ़िए, उसके बाद उस पे प्लेस कीजिए, और बहुत से जो भी राइटर्स हैं। एक्टिंग और इसका रिलेशन नहीं। हाँ, इसमें आप कैमरा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिंग का भी। और आप आपके अंदर से झिझक हट जाएगी, जो काफी जरूरी है। तो ये सब चीजें तो क्लियर हो जाती है, बट एक्टिंग करना वो सीख कर करके ही आएगा, वो चाहे इन्फ्लुएंसर होगा चाहे एक्टर होगा। हाँ, अभी मुझे ऐसा भी पूछना था कि अभी हर कोई मतलब जिनको एक्टर बनना है वो बनना है कि उसके मतलब अभी जिसे समझो एक लड़का है, उसको एक्टर बनना है, वो पहला क्या बोलता कि मुझे हीरो बनना है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे एक्टर बनना है। मतलब हर किसी को हीरो ही बनना है। हीरो बोलो तो मतलब बड़ा स्टारडम, ग्लैमर वगैरह है। एक्टर बोलो तो मतलब वो मतलब कैरेक्टर जीता है, मतलब जैसे कि इरफान खान हो गए, अनुपम खेर हो गए, ऐसे बड़े बड़े एक्टर, मतलब वो सुपरस्टार मतलब हीरो वगैरह नहीं, लेकिन प्रॉपर एक्टिंग करके एक्टिंग से वो मन जीत लेते हैं एक्टर का। तो इसके बारे में क्या कहना है? मतलब तेरा क्या है, मतलब तुझे हीरो बनना है या फिर एक्टर बनने के लिए तू ये कर रहा है? इसमें पहले तो लोग ही हैं जो कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से मुंबई अगर गया या किसी भी जगह से मुंबई जा रहा है तो वो क्या कहेंगे कि अरे शाहरुख खान बनने जा रहा है, अमिताभ बच्चन बनने जा रहा है। तो जब आप कंपेयर ही उनसे कर रहे हो, और दूसरा कोई भी अपने आप को अगर सपने देखेगा तो सबसे बड़ा वाला ही सपना देखेगा ना। वो थोड़ी ना ये सपना देख के जाएगा कि मेरे को बस सीरियल में एक दिन का काम मिल जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो तो यही सोच के जाएगा कि मैं जाऊंगा तो छा जाऊंगा वहां पे। तो पहले तो आपका कंपेरिजन इतना बड़ा होता है, उसके बाद आप वहां जाते हो तो आपको रियलिटी चेक होती है, तब आपको पता चलता है एक्टिंग क्या होती है और वो स्टारडम क्या होता है। फिर जब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है तो आपको चीजें समझ आती हैं, तब आपको मनोज वाजपेयी सर की एक्टिंग अच्छी लगती है, जयदीप अलावत सर अच्छे लगते हैं, तो तब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है। फिर आप बोलते हो कि यार ये तो साइड प्रोडक्ट है, चाहे स्टारडम हो, फेम हो, मनी हो, ये सब साइड प्रोडक्ट है इस फील्ड का, और एक्टिंग नहीं आएगी तो कोई नहीं टिक पाएगा वहां पे। अभी मुझे एक क्वेश्चन सूझा, मतलब फनी भी बोल सकता हूँ। हाँ, पूछो। जैसे कि बड़े बड़े जो एक्टर हो गए वगैरह, वो स्पेसिफिक एक डाइट फॉलो करते हैं कि मुझे एट पैक्स या फिर मेरी बॉडी मेंटेन करनी है तो मुझे एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना है। अभी तेरे जैसे या फिर मेरे जैसे अभी तू एज एन एक्टर क्या डाइट फॉलो कर रहा है? मैं एज एन एक्टर यही ट्राई करता हूँ भाई कि मैं वॉक कर लूँ मैक्सिमम, क्योंकि और टाइम भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिल रहा है, बट अभी जो मेरी हेल्थ है, मैं इसी में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इसी में आगे भी प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ, तो मुझे लुक मेंटेन करना है। तो इसको मेरी हेल्थ पे गलत असर ना पड़े, इसलिए मैं अपनी वॉकिंग करता रहता हूँ। जब भी टाइम मिले थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ, और बीच बीच में 1 महीना 2 महीना जिम भी चला जाता हूँ। तो मैं मेंटेन ट्राई करता हूँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ सबसे ऊपर रखिए अपनी लाइफ में, उसके बाद करियर और सब बाद में ही आता है। अभी तक तुमने जितने भी रोल वगैरह किए हैं, कौन कौन से रोल किए और कौन सा रोल करने में तुझे बहुत मजा आया? हाँ, तो मेरी पहली फिल्म थी कैसी ये डोर, उसमें मैंने सुखी का कैरेक्टर किया था। जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, बनारस में जो लोग घूमने आते हैं उनको घुमाते हैं हम पूरा का पूरा। तो वो रोल बहुत प्यारा रोल था, और बड़ा मजा आया करने में, क्योंकि अलग अलग जगह घूमने के लिए मिली। उसके बाद जब दूसरा रोल था, अभी जो फिल्म आई है हमारी भाड़ में जाए तेरा जानू, जो माथेरान में शूट हुई है और अभी यूट्यूब पे रिलीज हुई है रिसेंटली इस दिवाली पे। तो इसमें हम लोग बहुत ही फन मूवी है, जिसमें मैं, मेरा दोस्त, मेरा कैरेक्टर बलराज है, मेरा जो दोस्त है वो राज है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है प्रिया। हम लोग जा रहे हैं वहां पे माथेरान वेकेशन मनाने के लिए, और हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे लाइफ में, हमारे रास्तों में चैलेंजेस आते हैं कि पुलिस आती है बीच में, फिर माथेरान में हम जिस होटल में जाते हैं वहां पे बॉडी को देख के लोग डर रहे हैं,
तो बहुत ही प्यारी पिक्चर है, फन पिक्चर है। उसके साथ उसमें सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, गाने भी हैं, तो आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक ये कैरेक्टर करने में बड़ा मजा आया बलराज का। इसके बाद अभी एक सीरीज की थी मैंने, उसमें मैंने प्रोस्थेटिक का काम किया। तो वो भी करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मेरे को बहुत यंग एज में, बहुत अर्ली एज में प्रोस्थेटिक्स के साथ काम करने को मिला। बिकॉज आप जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखते होंगे, उसमें कितने बड़े बड़े एक्टर्स प्रोस्थेटिक्स करवाते हैं, और जो भी हमारे मार्वल डीसी आपने देखे होंगे, उसमें भी सारे सुपर हीरोज। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि 5 घंटा 6 घंटा चेयर में बैठना, फिर आपके ऊपर प्रॉपर प्रोस्थेटिक होता है। तो वो वेब सीरीज का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो प्राइम पे रिलीज हुई है, अंधेरा नाम है उसका। अंधेरा। हाँ, मैंने वो अंधेरे के बारे में मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, शायद स्टोरी लगाई थी मैंने। जो प्रोस्थेटिक वगैरह लगा के वो तूने डाला था वो स्टोरी, मुझे वो स्टोरी देख के स्ट्रेंजर थिंग्स, बिल्कुल उसमें वेकना कैरेक्टर है उसके जैसा, मतलब थोड़ा सा इंस्पायर है। बिल्कुल इंस्पायर्ड है। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो एक्सेल प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मजा आ गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। आपको एकदम एक्टर्स को इतने अच्छे से ट्रीट करता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस है। फिर जो मैंने YRF के प्रोजेक्ट किया था, उसमें एक टिप्सी गाय का कैरेक्टर था, जो थोड़े नशे वशे करते हैं रोल। तो वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, उसके ऑडिशन भी बहुत अच्छे हुए थे। और फिर स्क्रीन पे भी वो आया, थोड़ा कम टाइम के लिए था क्योंकि एडिट पे कट जाती हैं चीजें, बट बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें मुझे अनुपम खेर सर से मिलने का मौका मिला, जो मेरे टीचर भी रह चुके थे पहले। अनुपम खेर, जहाँ से मैंने उनके एक्टर्स प्रिपेयर से मैंने सीखी थी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं सर के पास गया भी मिलने के लिए। मैंने बोला, सर आपने पहचाना सत्यम श्रीवास्तव? बोले हाँ यार, कम बेटा, प्राउड ऑफ यू, यू आर हियर। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था कि सर ने रिमेम्बर भी किया मुझे, और बोला ऐसे ही करते रहो, फिर मिलेंगे अगले सेट पे। तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि टीचर के साथ मैं अपने पिक्चर में काम कर रहा हूँ। तभी भी मतलब अभी वो अनुपम खेर है, बचपन से हम उनको देखते आए, उनके साथ काम करने में थोड़ा सा मतलब झिझक होती है ना, कि मतलब वो नहीं, झिझक तो उन्होंने ही निकाल दी थी। जब हम एक्टर्स प्रिपेयर में थे तो उन्होंने ही बताया था कि बेटा बेशरम होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, तो शर्म मत करो। बाकी इज्जत रिस्पेक्ट सब होती है, बट काम पे ऑनेस्ट रहना, कैमरे के सामने ऑनेस्ट रहना, कैरेक्टर में रहना बस। मुझे ये भी पूछना था कि अभी इतना तूने एड फिल्म्स, मूवीज इसमें काम किया, वेब सीरीज में काम किया, शॉर्ट फिल्म में, तो किसी डायरेक्टर या फिर को एक्टर, उनसे ऐसा मतलब तुझे क्या सीखने को मिला कि मतलब मैं ये उनसे सीख सकता हूँ और मैं मेरे एक्टिंग में किसी भी रोल में मैं ये डाल सकता हूँ? हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एक्टर्स अपने लाइंस करते हैं तो सिर्फ हम अपनी लाइंस पढ़ते हैं। बराबर। पहले हमको ये होता है कि यार हम कहीं भूल ना जाए, और हम क्या डरते हैं कि मेरी वजह से रीटेक ना हो जाए। बराबर। तो एक डर तो सबके मन में ये वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी लाइंस पढ़ते हैं। तो हम एक्टिंग करने का सोचते हैं कि हमें इस लाइन को कैसे बोलना है, क्या बोलना है। बट एक्टिंग इज नॉट ओनली एक्टिंग, इट इज ऑल्सो रिएक्टिंग। जैसे भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, फिर जब आप बोल रहे हो तो मैं उसको सुन रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो एक्टिंग भी यही है। तो उन्होंने मुझे समझाया, जो मैं जिस तरीके से लाइन खत्म करता हूँ, उस लाइन को समझो, फिर उसके बाद उसको रिएक्ट करो। बराबर। तो वो नेचुरल आएगा। नहीं तो आप अपने फ्लो में बोल रहे हो कुछ भी, मैं अपने फ्लो में चल रहा हूँ। नहीं, एक सुर ताल है हर चीज में। जिस तरीके से आप हाँ कर रहे हो, उस तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ। अब जोर से हाँ करोगे तो मैं थोड़ा नीचे चला जाऊंगा शायद। तो मॉड्यूलेशन समझो, किस तरीके से सामने वाला को एक्टर बोल रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करो, तो वो कैमरे में बहुत ब्यूटीफुल, तब वो मैजिक निकल के आता है। और मैंने एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा बताता हूँ कि मतलब मैंने भी कॉलेज में थोड़े बहुत मतलब एक्ट्स वगैरह, नाटक वगैरह किए, तो उसमें मतलब जब भी हमको स्क्रिप्ट मिलती है, हम कोई भी चीज़ या फिर लेटर भी हम पढ़ लेते हैं किसी का, तो हमको वर्ड्स का मतलब इमोशन समझता है, तो मतलब ये किस इमोशन में बोले हो। करेक्ट। मतलब हैप्पीनेस में बोले, सैडनेस में बोले, मतलब तो तुझे क्या लगता है उसके बारे में, कैसे इमोशंस तुझे कन्वे होते वो डायलॉग्स के जरिए? ये तो आपको डायरेक्टर ही बता देगा कि किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इस सीन में क्या हो रहा है, और इस सीन में आप किस तरीके से बोलोगे तो आगे की कहानी कैसे जाएगी। तो वो तो डायरेक्टर का विजन है कि वो किस तरीके से, कितना नमक डालने बोलेगा, कितना ओवर करने बोलेगा, कितना सटल करने बोलेगा। एक्टर को तो सिर्फ कठपुतली है, वो सिर्फ जो डायरेक्टर बोले उसको फॉलो करना है। और मुझे ये भी पूछना था कि हम जब सेट पे काम करते, अभी वन टेक में तो मतलब वो कंप्लीट नहीं हो जाता, बहुत से रीटेक वगैरह होते हैं,
तो रिटेक होता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी सामने वाले को भी आता है, हमको भी आता है। तो वो मतलब फ्रस्ट्रेशन ये करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए स्पेशली जब रिसेशन का वगैरह टाइम रहता है, रिसेस का टाइम रहता है, तो कुछ मतलब ऐसा हल्की फुल्की मजाक मस्ती या फिर प्रैंक वगैरह ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ खेल आप रिलैक्स होके ही काम करिए। हाँ, क्योंकि आप एक्टर बनने ही तो गए हैं। हाँ, अब आपको इसमें भी स्ट्रेस होगा तो फिर क्या फायदा है। बराबर। आप स्ट्रेस नहीं हो इसीलिए तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और बाकी अगर वन टेक वाला आपको एक्टर बनना है तो हाँ, पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थिएटर करिए। क्योंकि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे लाइव है सब, वहाँ नो रीटेक्स है। तो जितना आप फ्लो आपका खुल जाएगा कि आप वन टेक हो रहा है, जितना आप थिएटर करेंगे उतने आप पक जाएंगे एज एन एक्टर। फिर जब आप वही आदत को फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, तो कैमरे के सामने वही होगा। तो रीटेक्स तो हो सकते हैं, किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं। कैमरा की वजह से हो सकता है, लाइट्स की वजह से हो सकते हैं, साउंड की वजह से हो सकते हैं, मे बी आपका भी बोलने का तरीका हो सकता है, बट वो डायलॉग आप कभी नहीं फंबल करोगे। बराबर। हाँ, और मुझे एक ये भी पूछना था, मतलब एक जो मेरा अगला प्रश्न था, क्वेश्चन था, वो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, कि मतलब जो हमने सुना है अभी तक, हमने सुना है कि मतलब जो कुछ भी लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में वगैरह जाते हैं उनके साथ कास्टिंग काउच होता है, किधर तो उनको रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ करती है या फिर कुछ नहीं करती है। तो वैसा लड़कों के साथ भी होता है, और तेरा एक्सपीरियंस क्या है, मतलब तूने कभी एक्सपीरियंस किया है या फिर किसी का एक्सपीरियंस तूने सुना है, मतलब जो तेरे कलीग वगैरह हो गए? मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनको रात को 2 बजे कॉल आए हैं कि आ जाओ मिलने के लिए, या किसी ने कास्टिंग डायरेक्टर जो होंगे, मतलब वो ऐसे नहीं कि बहुत नोन है, क्योंकि नोन लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये फ्रेशर है, इसका मैं एडवांटेज ले सकता हूँ, तो उनके साथ ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों के साथ। बट यही बात है कि आपको अलर्ट रहना है, बराबर, आपको सेंसिबल होना है, आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है या ऐसे फेवर से काम दे रहा है, तो ये काम सस्टेन नहीं करेगा। बराबर। हाँ, और मुझे ये भी पूछना था कि मतलब अभी एक्टिंग तो तेरा पैशन है, वो फॉलो कर रहा है, एक्टिंग के अलावा भी कुछ कर रहा होता ना, मतलब जिस दिन फ्री होता है तो क्या करता है तू? अभी मुंबई में गया है, तो मुंबई में मतलब किधर किधर घुमा है, मतलब वो क्या किया है? तो मुंबई में सबसे पास तो सबसे पास बीच है हमारे। तो वर्सोवा बीच पे चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। या मैं थोड़े स्पिरिचुअल हूँ, तो इस्कॉन चला जाता हूँ, गुरुद्वारे चला जाता हूँ, वहां जाके बैठता हूँ, मेरा मन बहुत लगता है। और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो ट्रैवलिंग में मैं अभी 12 ज्योतिर्लिंग कवर कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 4 धाम कर चुका हूँ मैं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है स्पिरिचुअल में। तो मैं गूगल, जब फ्री टाइम होता है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, और यही सब स्पिरिचुअलिटी देखता हूँ, या रामायण महाभारत या कुमार विश्वास की बात देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और मैंने मतलब मैं ऐसा जिक्र करना चाहूँगा इसका कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करता तू, एक्टिंग के अलावा तू शेरो शायरी भी करता, कविताएं भी करता, उसके बारे में मुझे बता। ये आपको कैसे पता चला? मैं तेरा रील्स रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ। ये मैंने लास्ट 1 साल से स्टार्ट किया है। मेरा जो रूममेट है और मेरे एक और फ्रेंड है, तो ये लोग पोएट्री करते हैं, तो उनके साथ रह रहे कि मैंने भी एक दिन ऐसे ही उनके साथ बैठा था, हमने करनी शुरू की, तो उन्होंने बोला यार तू भी अच्छा कर रहा है, तू भी ट्राई कर। तो फिर मैंने स्टार्ट किया है, 1 साल होने वाला। अभी तो मैं स्टेज 1 पे हूँ, मैं प्यार व्यार के ऊपर ही लिखता हूँ। मतलब जो कुछ भी, मतलब ये अभी कविताओं के बारे में हम बात करते, जिसको भी कवि बनना हो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, वो प्यार के बारे में ही बात करता, कभी मतलब माँ के बारे में या फिर पिताजी वगैरह दूसरे चीजों पे नहीं करते। पहला उनका जो कुछ भी पोएम रहेगा वो प्यार के बारे में रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तभी भी मुझे ये पूछना था कि जब हम काम मतलब ढूंढने के लिए जाते, अलग जगह पे ऑडिशंस वगैरह देते हैं, तो कितने अभी तक रिजेक्शन फेस किए, और रिजेक्शन फेस करने के बाद कभी तो ऐसा लगता होगा ना कि मतलब डिमोटिवेट जैसा हुआ होगा? बिल्कुल होता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं अपनी एक्टिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर रहा था, तो वहाँ हमको 2 चीज समझाई गई थी, कि आप पहले 100 ऑडिशन तो समझ लीजिए कि आप रिजेक्ट होंगे, बराबर, और दूसरा उन्होंने समझाया था कि इस शहर को आपको 2 साल मिनिमम देना चाहिए, बराबर। तो ये दोनों चीजें दिमाग में थी। और फिर 2 साल निकल गए, कुछ नहीं मिला। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन में वेट भी बढ़ गया, और वापस जाते समय बहुत समझ में नहीं आ रहा था जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर लेकिन जब गया मैं वापस, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, बराबर। और वो हिम्मत मुझे मेरी फैमिली से है, मेरी बहन, मेरे फादर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि
अब जाके तुम अपना ट्राई करो 100%, क्योंकि अभी तक मैं सीख रहा था एक्टिंग। जैसे हम इंजीनियरिंग सीखते हैं, MBA की डिग्री करते हैं, फिर जब बाहर जाते हो तब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो अभी तक मैं एक्टिंग सीख गया था, अब मुझे एग्जीक्यूट करना था। तो जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए उसके बाद, तो आप समझिए, आप अभी भी मैं महीने में 100 ऑडिशन देता हूँ, तो ऐड मेरे 5-6 क्रैक होते हैं। बराबर। और वैसे ही फिल्म्स और प्रोबेबिलिटी है, जितना द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। यही रियलिटी है। करेक्ट। और अभी बोलते बोलते तुमने ये भी कहा कि मतलब ने क्या एक्टिंग क्लास में बताया था कि मैक्सिमम 2 साल दो, उसके बाद आपको काम वगैरह मिल जाता है। अभी हम कुछ ऐसे दिग्गज है जो एक्टिंग में, उन्होंने बहुत साल 10-15 साल भी मतलब है इतना स्ट्रगल मिला है, कब अभी जाके उनको नहीं क्या कुछ एक बड़ा रोल्स वगैरह मिला है। तो इसके बारे में क्या कहोगा? इसके बारे में यही है कि आप खुद देखिए, हमारे FTI है, NSD है, यही 2 हमारे गवर्नमेंट के हैं जो इंडिया में एक्टिंग सिखाते हैं। उसमें कितनी सीट्स हैं? FTI में 10 सीट्स है, इसमें से 5 रिजर्व्ड है, 5 जनरल की है। वैसे ही NSD में 32 अराउंड सीट्स है। अब हर साल 10 एक्टर निकल रहे हैं यहाँ से भी, 32 एक्टर उसमें से, बट कितने फेमस हुए? हम वही है ना कि हम कंपेयर करें तो शाहरुख खान, सलमान खान और जो फेमस होते हैं उनसे ही करते हैं। बट मुंबई में जाके रेगुलर वर्क करना, आप अपनी जर्नी से कंपेयर कीजिए, आप कहाँ से आए थे और आज आप कहाँ पे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने भी उस लेवल तक पहुंचे हैं, जैसे पंकज सर हो गए, विनीत कुमार सर हो गए, तो इन लोगों ने टाइम लगा इनको, लेकिन क्या कमाल के एक्टर्स हैं। यस करेक्ट। एक बार वो फेमस हो गए तो उनको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो। बराबर। हाँ, मुझे ये भी पूछना था कि अभी एक आपने जिक्र किया कि जब पहला जो मूवी था उसमें आप लाउड एक्टिंग कर रहे थे, जैसे कि थिएटर बैकग्राउंड था, उसकी वजह से मतलब वो कैमरे के सामने एक्टिंग अलग होती है और थिएटर में अलग एक्टिंग होती है। तो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए कि जैसे कि OTT आ गया है, और मूवीज तो अपन 70 mm स्क्रीन पे देखते हैं। तो क्या फर्क है तीनों प्लेटफॉर्म में एक्टिंग करने का, मतलब थिएटर में, मूवीज में, OTT में? OTT और फिल्म्स तो सेम ही है, क्योंकि वो कैमरे में ही हो रही हैं। बाकी थिएटर और फिल्म में यही है कि वहाँ थोड़ा एक्टिंग आपको लास्ट रो तक करनी है, आपको आवाज अपनी लास्ट रो तक पहुंचानी है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आंखों में और जो डायलॉग्स है वो कन्वे करना है कैमरे तक। अभी फिलहाल के तौर पे तो तुम मूवीज या फिर एड फिल्म्स में वगैरह देख रहे हो काम, और कर भी रहे हो। तभी भी ऐसा कुछ फ्यूचर में प्लान है कि मतलब अभी मेरी मम्मी सीरियल्स वगैरह देखती है हमारी, मतलब मेरी नहीं, तुम्हारी मम्मी सीरियल्स वगैरह देखती है, तो कुछ मम्मी के लिए सीरियल्स में मतलब आना चाहोगे क्या? बिल्कुल, अभी मैंने 1-2 ऑडिशन दिए भी है सीरियल के लिए, कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स के लिए। अब वो होगा तो आप सब मम्मी लोग देखिए मुझे घर पे, आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप लोग भी खुश हो रहे हैं देख के। क्योंकि फिल्म्स और वेब सीरीज का क्या होता है, ये काफी टाइम बाद रिलीज होती है। जैसे अभी मैंने विजय 69 जो की थी, वो 2024 में की थी, और वो रिलीज हुई 2023 में की थी, वो रिलीज हुई 2024 में। मैंने जो अंधेरा वेब सीरीज की थी वो मैंने 2022 में की थी, वो रिलीज हुई 2025 में। जो भी एक वेब सीरीज अभी रिलीज होने वाली है, वो अभी मैंने 2023 में की थी। तो इसमें टाइम बहुत लगता है फिल्म्स और वेब सीरीज की रिलीज में। वेरस सीरियल का क्या, आज शूट हुआ अगले मंडे रिलीज हो जाएगा। तो एज एन एक्टर आपको वैलिडेशन भी जल्दी मिलता है, पॉपुलैरिटी भी जल्दी मिलती है। तो वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने जल्दी आप फेमस होगे उतने फिर आपको आपकी रीच बढ़ेगी ऑडियंस तक। यस बराबर। तो भी अभी जो अभी तक की जर्नी वगैरह बताई, तभी एक दिमाग में रहता है हमेशा एक एक्टर की, वो मुझे ये ड्रीम रोल करना है, मतलब नहीं क्या, जब वो रोल मिल जाएगा तो मैं फाड़ दूंगा, मतलब इतना बढ़िया नहीं का रोल करना है। ऐसा कुछ ड्रीम रोल है क्या तेरे दिमाग में कि मतलब मैं ये करने वाला हूँ फ्यूचर में जाके? हाँ, मतलब एक एक्टर तो एक्चुअली बहुत हंग्री होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें लालच होती है कि अलग अलग कैरेक्टर्स मिले उसको करने के लिए। वो है कि शेड्स अलग अलग मिले, बराबर। क्योंकि एक होता है मुझे तो थोड़ा नेगेटिव शेड करने में मजा आता है, मतलब मेरा है कि मैं नेगेटिव करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं लोग और अच्छा भी है, बट मुझे लगता है कि मुझे नेगेटिव करने में मजा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं वो करना चाहता हूँ। तभी भी नेगेटिव में मतलब कौन सा एक्टर तेरे फेवरेट है? जैसे रणवीर सिंह, नो डाउट। वो बाजीराव में देख लो, पॉजिटिव में भी जबरदस्त है, और खिलजी देख लो, नेगेटिव में भी उनकी रेंज देख लो आप, कहाँ से कहाँ तक की है एक्टिंग की। और मुझे ये भी पूछना था
कि अभी शायद तुमने भी सुना होगा, पक्का सुना होगा कि अभी डिबेट चल रही है एक, कि साउथ वर्सेस नॉर्थ जो मूवीज है, मतलब नॉर्थ इंडिया की मूवी और साउथ इंडिया की मूवी। अभी ऑलमोस्ट साउथ इंडिया की मूवी मतलब है पिक पर है, उनका टाइम अच्छा चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब बॉलीवुड मूवीज और साउथ इंडियन मूवीज, इनके बारे में तेरा क्या ओपिनियन? उनके यहाँ पे क्या है कि स्टोरी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, बराबर। तो इस वजह से स्टोरीज अगर अच्छी होंगी तो एक्टिंग इंसान बाद में देखता है। पहले कोई भी अगर मूवी देख रहा है तो स्टोरी को ही देखता है। एक्टिंग सबकी अच्छी लगने लगती है, लेकिन अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो आप खामियां निकालने शुरू कर दोगे। कितना भी अच्छा एक्टर होगा, रणबीर कपूर की बेशरम लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उसकी शायद स्टोरी अच्छी नहीं थी, लेकिन रणबीर कपूर ने एक्टिंग तो उसमें भी जबरदस्त की होगी। तो बात यही कि स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, और सब लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और गलती से ही सीखता है इंसान। तो अगर कोई डायरेक्टर की फ्लॉप हो रही है तो 100% चाहेगा कि अच्छी पिक्चर बना। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड भी वापस राइट ऑन ट्रैक आ ही जाएगा कुछ टाइम में। और एक ऐसा भी है कि मतलब अभी अलग अलग साउथ के डायरेक्टर्स आ रहे जो हिंदी में भी अच्छा काम कर रहे हैं, कि उनमें से एक नाम लेना चाहूँगा कि संदीप रेड्डी, जो संदीप रेड्डी वंगा है, कि उनकी मूवी थोड़ा सा मतलब नहीं क्या, मतलब लाउड बोल सकते हैं। उनका जो हीरो रहता है वो लाउड एक्टिंग वगैरह उनकी रहती है, और उनके बारे में अलग अलग मतलब स्पेशली मतलब जो लेडीज है उनका पर्सपेक्टिव अलग है उनके तरफ, मतलब नहीं क्या कुछ तभी गलत दिखाया जाता है महिलाओं के तरफ। तो उसके बारे में क्या कहना है, मतलब उनके बारे में? मुझे लगता है कि सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और अगर ऐसा नहीं होता तो 800 करोड़ तो नहीं कमाती एनिमल। तो कहीं ना कहीं हर फिल्म की ऑडियंस होती है, बराबर। तो ये इसकी भी ऑडियंस है, तो लोग देख रहे हैं। तो मुझे कहीं से गलत नहीं लगता है, जो फिल्म मेकर है उसे जो दिखाना है वो दिखाना चाहिए उसको। सत्यम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि लॉकडाउन में हमने डिस्कशन सुना होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था बॉलीवुड में। हमने एक उम्दा जो कलाकार था उसको मतलब नहीं क्या गवा दिया हमने, तो उसकी वजह से एक मुद्दा छिड़ा था कि नेपोटिज्म का। तो नेपोटिज्म के बारे में क्या बता सकता है, मतलब क्या है नेपोटिज्म और वो कितना चलता है? नेपोटिज्म यही हो गया कि जैसे आपको जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं सेट पे जाने की, जैसे मैं एक्टिंग सीख के गया या सेट पे जाके मैंने एक्टिंग सीखी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ग्रो करने में। अब अगर आपके पापा मम्मी या चाचा चाची वहाँ है तो आप एज एन एडी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसे होता है। आप स्टार्स के साथ हो, आप एक्टर्स के साथ हो, उनको परफॉर्म करते हुए देखते हो, तो उनको वो एडवांटेज होता है कि उनको पता होता है कि टेक्निकलिटीज क्या है कैमरा की। तो वो सब आप नेपोटिज्म में उनको ये एडवांटेज है जो कि आप जाके सीखते हो, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। वेयरएज नेपोटिज्म तभी लास्ट करेगा, तब नेपोटिज्म लास्ट तो कभी करता नहीं है, आपका टैलेंट ही लास्ट करता है। तभी भी ऐसा भी हम एक एक्सपीरियंस, मतलब शायद तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो नेपोटिज्म मतलब जो नेपो किड है, सो कॉल्ड जो नेपो किड है, तो उनके मतलब अभी एक्टर, उनके माँ बाप जो एक्टर रहते या फिर डायरेक्टर रहते, उनके टेंट्रम्स रहते, लेकिन हम जो सामान्य फैमिली से बिलोंग करते वो जाते, उनको जो काम बोला है वो काम करते, क्योंकि काम मिल रहा है वही बड़ी चीज है, वो टेंट्रम वगैरह नहीं शो कर सकते। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, मतलब उधर उसका क्या है? हाँ, इसमें तो यही कि हम पहले तो बहुत ग्रेटफुल है कि हम वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं और अपना मनचाहा काम कर रहे हैं, ड्रीम जॉब डेली आप जी पा रहे हो, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। तो बाकी आप अपने में इतने सेटिस्फाइड हो, इतने खुश हो कि आप क्यों सोचोगे कि उनको क्या मिल रहा है। और सबकी अपनी जर्नी है, आज मैं आप हो, हम सब क्या चाहते हैं, हम अपने आप को कल से बेटर बनाना चाहते हैं, ना कि किसी और से कम्पीट करना चाहते हैं। तो आप अपनी जर्नी को फॉलो कीजिए, और उनकी जो जर्नी है वो उनकी जर्नी है, तो उनकी जर्नी पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप अपनी जर्नी से भटक जाएंगे। और मेरे अभी तुरंत एक दिमाग में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि तुमने एक अभी रिसेंट रिलीज हुई वेब सीरीज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनकी बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मतलब जो मैंने अभी वो वेब सीरीज देखी ना, मतलब इतने जब देखते हैं हम फर्स्ट टाइम भी देखते, तो जो बॉलीवुड को फॉलो कर रहा है या फिर इंडियन हिंदी सिनेमा को फॉलो कर रहा है, उनको रिलेटेबल लगते हैं उनमें जो मूवमेंट्स वगैरह दिखाए है। हाँ, तो वो रियलिटी में और वो मूवी में क्या फर्क है, मतलब देखी है क्या तूने? हाँ, मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी और बहुत ही मजेदार है, हर चीज है उसके अंदर। और
एंड में सस्पेंस जो था वो तो सोचा नहीं था कि वैसा निकल के आएगा। तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। और एज अ व्यूअर मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो एज एन ऑडियंस ही देखता हूँ, और एज एन ऑडियंस मुझे इतनी मजा आया देख के। और आप जो क्या पूछ रहे हैं कि उस दोनों में, हाँ मतलब रिलेटेबल लगते हैं, मतलब जैसे कि वो राउंड टेबल का सीन हो गया वगैरह, तो वो तो है ही, वो तो रियलिटी है ही कहीं ना। आप कहाँ से जा रहे हो, आप छोटे शहरों से जा रहे हो। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ आपको अकेला रहना पड़ता है, अकेले, वहाँ कोई गाइड करने के लिए नहीं है। आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहीं तक आप पहले चलो, अपने आप आगे का रास्ता बन जाएगा। तो लेकिन जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहां तक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, मुंबई जैसे शहर में जाना पड़ेगा, उतने कंपटीशन के साथ रहना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, रिजेक्शन ज्यादा है, बट जब सक्सेस मिलेगी और जो खुशी मिलेगी वो फिर आपको किसी और जॉब से नहीं मिलेगी। यस, अभी बात करते करते वो इमोशनल मतलब नहीं क्या उसका जिक्र किया कि कुछ तो भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए उधर, मतलब चाहिए। अकेले जाते हैं तो कुछ फैमिली नहीं रहती, कोई नहीं रहती, सब कुछ काम हमको अकेले ही करना पड़ता है। तो फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इमोशनल कोई तो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब मम्मी पापा या फिर कोई तो भाई बहन वगैरह होना चाहिए। उसके बारे में क्या? बिल्कुल होता है, आप मम्मी पापा को मिस करते हो, घर का खाना मिस करते हो। मुंबई ऐसा शहर है जो आपको अकेला कर देता है। आप फिल्म देखने जाओगे या कहीं भी बाहर जाओगे, एक दोस्त तो चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए मुंबई जाके, या जहाँ से भी आप वर्कशॉप कर रहे हो या कास्टिंग, आप जब ऑफिस जाते हो ऑडिशन, वहां पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे दोस्ती कीजिए, और जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करते हैं उस सर्कल में रहिए। तो वो अकेलापन आपको काटने में हेल्प होगा। आपको इमोशनल सपोर्ट, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैं महीने में 1-2 दिन के लिए आ जाता हूँ। जब भी मुझे बुरा लगता है तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, कभी भी दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ, वो मुझे पंप अप कर देते हैं। तो आप अपने दोस्तों के टच में रहिए, माँ बाप के रखिए, क्योंकि वही आपकी बैटरी है, और जब बैटरी आपकी चार्ज होगी फुल, तभी आपकी गाड़ी आगे चलेगी। यस यस। और बोलते बोलते ये भी बोल दिया तुमने कि हम क्या अकेले हो जाते हैं, मतलब अकेले होके उसके बजाय हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इमोशनल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कि मतलब जैसे कि हम घर में होते हैं कि पापा की हम परी बन के रहते, पापा के मतलब पापा के बेटे बन के रहते हैं, लेकिन उधर जाके हम इमोशनली ये भी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। हम मतलब डील करना हमको आ जाता है, हम सारी बातें घर में नहीं शेयर कर सकते हैं डेली, क्योंकि वो भी परेशान होंगे कि अरे क्या करे, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ बोल देंगे। तो इतना भी हम नहीं शेयर कर पाते हैं। यस। अभी और एक मुद्दा, एक मतलब महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली, और अभी पूरे भारत में एक मुद्दा चल रहा है कि मराठी वर्सेस हिंदी, मतलब जो नॉर्थ इंडियन से जो काम के सिलसिले में मुंबई में आ जाते या फिर यही बसेरा कर लेते, तो उनको कठिनाई होती है कि मराठी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो उसके वजह से अभी मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुंबई में मतलब जो कुछ भी नॉर्थ इंडियंस है कि उन पे हमले हो जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है, मतलब एज अ नॉर्थ इंडियन, मतलब बचपन से तू महाराष्ट्र में रहा है, मैं तुझे मतलब बचपन से जानता हूँ, तू मराठी भी अच्छी बोल लेता है, मतलब इतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो बोल लेता है, तभी भी मतलब तेरा क्या कहना है कि मतलब उनको मतलब नहीं है जो फेस मेरा यही कहना है कि पहले तो वॉयलेंस कोई भी तरह का ठीक नहीं है, तो वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ बचपन से, तो मुझे मराठी समझ आती है, मराठी में बोल भी लेता हूँ। मेरे दोस्त स्कूल से लेके अभी कॉलेज सब जगह उनके साथ अच्छी कन्वर्सेशन होती थी मेरी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जो लोग आ रहे हैं, आप वो सोचिए वो कौन सी एज में आ रहे हैं, उस एज में वो मराठी सीख सकते हैं क्या, या अगर वो आए भी हैं तो कितना टाइम स्पेंड हुआ है उनको बिताते हुए। तो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है, क्योंकि मराठी बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और मराठी अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए तो बहुत, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे आप मराठी पढ़ सकते हैं, इतना सिंपल है। और यहाँ पे बस आप थोड़ा बहुत याद रखिए, जैसे आलू को बटाटा बोलिए और प्याज को कांदा बोलिए और बाकी आपको वो समझा देंगे। तो आप दादा और प्यार से कुछ भी बोलेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और मुझे ये भी पूछना था कि अभी जैसे तू फनी एग्जांपल दिए कि कांदा को मतलब प्याज को कांदा बोल दे, पोटैटो को बटाटा बोल दे, वैसा कभी मुंबई में या फिर इधर पुणे में एक्सपीरियंस किया है कि मतलब हम जब कॉलेज में जाते बाइक लेके जाते, तू तो बाइक लेके जाता था ना, हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस जो हम उनको मामा बोल देते हैं, तो मराठी में कभी किया है क्या उनको कुछ मतलब? हाँ वही, अरे काका काका
काका जाऊ द्या ना, अरे काका काय, मी तो मामा आम्ही बोलतो. तुमच्या पोरगासारखा आहे. तो ऐसे ऐसे बोल के हमने भी बहुत उनको बोला है. होता है क्योंकि हम कई बार हेलमेट भूल जाते हैं या फिर ट्रिप्स ही करते हैं कॉलेज के टाइम पे, तो पकड़े जाते हैं. तो ये सब तो हमने भी किया है सब, और हंसी मजाक में ही चीजें हो जाए तो अच्छा है. बराबर. और अभी मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कि हमने मराठी हिंदी के मुद्दे के बारे में बात किया, अगर फ्यूचर में एज एन एक्टर तुझे चांस मिले कि मराठी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मराठी में काम करेगा या फिर अदर कोई रीजनल लैंग्वेज में? मैं तो सबसे पहले भाग के जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा काम करना है. और अच्छा काम लैंग्वेज नहीं देखता है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट देखता है और कैरेक्टर देखता है. और एक्टर को तो उसी का भूखा है कि भाई अच्छा स्क्रिप्ट मिले, अच्छी कहानी आए और उसका पार्ट बनने का चांस मिले तो कभी मैं नहीं छोड़ूंगा. यस. मैं कोई भी लैंग्वेज हो मैं उसको सीखूंगा और करूंगा 100%. हाँ, तो सत्यम, हम जो पॉडकास्ट है उसके आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, तो मुझे जाते जाते एक लास्ट के ऐसे 2 सवाल है वो पूछने हैं. मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी मतलब जो एक्टर है, जो एस्पिरेंट एक्टर है, जिनको एक्टर बनना है, लड़की हो या फिर लड़का, तो उनके लिए क्या है, मतलब एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी मतलब गाइडेंस. मैं पहले तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए. यस, करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. मैं जब लॉकडाउन लगा तो मैंने 2 साल जॉब किया. तो मैं तभी कर पाया क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीटेड थी. नहीं तो मैं घर पे होके फ्रस्ट्रेट हो जाता, और उसके बाद आप जानते हैं कैसे कैसे थॉट्स आते हैं जब आप खाली बैठते हैं. यस, करेक्ट. तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं उस समय अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहा था फाइनेंशियली, और मैं खुद भी बिजी था कहीं ना कहीं. Okay. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एजुकेशन पूरा कीजिए. दूसरा, आप अपनी एक्टिंग को पॉलिश करिए. ओके. वहां जाने के पहले आप बेसिक ग्रुप्स जो हो आपके कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप ड्रामा, हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस ना हो, आपको डर लगे, नर्वस रहे, बट आप जाइए, जबरदस्ती अपने आप को फोर्स कीजिए. और उससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैं एक्टिंग मेरा शौक है या मुझे देखने का शौक है. बराबर. कई लोग होते हैं जिनको देखने का शौक होता है, और कई लोग होते हैं जिनको करने का शौक होता है. तो आप अपने आप को कैटेगराइज कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं. और जब आपकी तैयारी होगी तो सबसे इजी है, बिकॉज अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हिंदी पे काम कीजिए. मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए, मंटो जी को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए, इनकी कविताएं पढ़िए, कहानियां पढ़िए. ये सब आपको बहुत सपोर्ट करेंगी. और जो भी आपकी रीजनल बुक्स है उसको भी पढ़िए. जितना आपका नॉलेज होगा उतना एक्टर को बहुत हेल्प होती है, क्योंकि हम अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं. तो हमें पता होता है कि हम अलग अलग कैरेक्टर है, तो हमको अलग अलग माइंडसेट समझ आते हैं. बराबर. अभी मुझे ये पूछना था कि मतलब तूने जो गाइडेंस के तौर पे जो चीजें बताई उसमें जिक्र किया कि मतलब जो हिंदी उपन्यास है उनके बारे में जिक्र किया. तो मुझे ये भी पूछना था कि मतलब हमारे जो व्यूअर है उनके लिए एक सजेशन कि बाबा मुझे कुछ तो भी अच्छा पढ़ना है या फिर अच्छी मूवी या फिर सिनेमा देखना है, तो ये पर्टिकुलर एक्टर के एक्टिंग देखो, ये सिनेमा की दृष्टि से ये सिनेमा देखो, और ये उपन्यास पढ़ो, ये नोवेल पढ़ो. बिल्कुल. तो वो कुछ सजेशन मैं ये कहूंगा कि IMDb का पेज होता है, वहां जाके टॉप 50 डालिए, वर्ल्ड सिनेमा देखिए. जितना आप अच्छी एक्टिंग देखेंगे उतना आपको समझ आएगा कि अच्छी एक्टिंग होती क्या है. बराबर. और उसके साथ आपको समझ आएगा कि मुझ में क्या कमी है. जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे, अपने आप को रिकॉर्ड करके देखिए. जो मोनोलॉग्स हैं, बहुत अच्छे मोनोलॉग्स हैं. जैसे आप यंग जनरेशन तो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग उठा सकती है. प्रॉब्लम क्या है, 4 मिनट का मोनोलॉग उसने एक टेक में किया है. उसको प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे. उसके अलावा जो अच्छे सीन्स हैं, अमिताभ सर हो गए या जो भी हैं, वो सब आप उठाइए. फिर इंग्लिश के डायलॉग्स को आप हिंदी में कन्वर्ट करके बोलिए. तो आप उसको प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस ही है, एक्टिंग इज टू डू, एक्ट है. तो वो सिर्फ पिक्चरें देख के नहीं आएगा, वो करके ही आएगा. लोग जज बहुत करते हैं क्योंकि बोलना इजी है, क्रिटिसाइज करना सबसे आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ बोलना है. लेकिन जो कर रहा है ना वो सबसे हार्ड है. वहां खड़े होके परफॉर्म करना, तो वो वही है, एक्टिंग वही है, परफॉर्म करना है. तो आप एकदम बेशरम हो जाइए. जब तक आप बेशरम नहीं होंगे ना तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते. बेशरम मतलब बेशर्मी नहीं करनी है, मगर अपने झिझक हटा देनी है. यस, करेक्ट. और मुझे ये एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मतलब कुछ सालों पहले मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, मतलब कविताओं के बारे में थे, और हमारे मराठी के एक बहुत बड़े एक्टर थे. मैं उनको मतलब टीवी में देखा है, एक बहुत बड़ी मतलब ना क्या ऐतिहासिक भूमिका उन्होंने देखी है. तो हम टीवी में जो देखते हैं और जो सामने देखते हैं वो अलग है, लेकिन वो
क्या कर रहे थे वो एक्टर, मतलब उनका स्पीच जब वो दे रहे थे ना, वो मतलब सिनेमेटिक लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मतलब वो हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि मतलब जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, जो ऐतिहासिक पात्र निभाया है, उनमें ही मतलब वो अभी तक है, और वो वैसे ही बात कर रहे थे, वैसे ही मतलब ना क्या हाथ वगैरह पोस्चर वगैरह वैसे ही कर रहे थे। उसके बारे में क्या कहना है, मतलब कुछ एक्टर है ना, मतलब वो जानबूझ के करते हैं या फिर वो मतलब उससे निकल ही नहीं पाते वो कैरेक्टर। हाँ, वो मेथड एक्टिंग होती है। हाँ, जब आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो, और हाँ, कई बार होता है कि आप जैसे मैं सत्यम हूँ, तो मैं ही सत्यम अगर कभी राजा बन के कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो आपके सामने इस तरीके से बात नहीं करेगा। बराबर। हाँ, तो उसके अंदर वो राजा का एटीट्यूड होगा, राजा का बोलने का तरीका होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो वो जो पिक्चर कर रहे हैं, जैसे पीरियोडिक पिक्चर कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर वो या स्पीच में भी वही कर रहे थे। तो या तो वहां पे होगा ऐसा कि उनको उस तरीके से बोलना होगा, या वो दर्शाना चाहते होंगे उस तरीके से। तो एक्टर है, उसकी वोकैबुलरी भी बहुत है, उसका रेंज भी बहुत है, तो किस तरीके से अपना शेड दिखाना चाहता है उसके ऊपर है। हाँ, ठीक है। तो सत्यम, मुझे ये पूछना था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एक्टर किसी बंदे को बनना है, बंदे को या फिर बंदी को, तो पहला स्टेप क्या है? कि मतलब जैसे कि मैंने सुना है कि पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट मुंबई जाना पड़ता है। तो वो बता मुझे क्या क्या जरूरी है एक एक्टर बनने के लिए? अब तो सबसे अच्छा ये हो गया है कि आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सी चीजें ऑफलाइन हो गई हैं। तो जो एड्स के ऑडिशन है वो तो मैक्सिमम ऑफलाइन ही होते हैं। तो आप घर से अपना इंट्रोडक्शन एक होता है, जिसमें आपको आपका नाम बताना होता है, एज, हाइट, आपकी लैंग्वेज क्या क्या आपको आती है, आपकी लोकेशन बतानी होती है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, और अपनी प्रोफाइल्स आपको बतानी होती है। बराबर। तो वो आप बता दीजिए उसमें। उसके बाद जो ऑडिशन होता है उसको बना के आपको भेजना होता है। उसके साथ 4 फोटोज खिंचवाइए। 4 फोटोज मतलब अलग अलग लुक में, एक फॉर्मल लुक हो गया, एक कैजुअल लुक हो गया, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक आपका थोड़ा टी शर्ट्स में हो गया, सिर्फ और सिर्फ। और उसमें 3-4 अलग अलग तरीके से आप करवा सकते हैं। आउटडोर फोटोशूट करवा लीजिए, इंडोर करवा लीजिए। तो एक बंच ऑफ फोटोज आप बना के रखिए कि एक्टर्स के पास क्या है, एक्टर्स को काम किस बेस पे मिल रहा है, उनकी लुक पे। तो आपका लुक सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपका करंट लुक है उसमें आपका पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए। पोर्टफोलियो में होता है इंट्रोडक्शन और आपके फोटोज प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, 9 इमोशंस होते हैं। बराबर। 9 इमोशंस में आप अलग अलग एक नौरस जिसको कहते हैं, आप अलग अलग अपने मोनोलॉग्स बना लीजिए 50 सेकंड से लेके 1.5 मिनट के बीच में। इससे ज्यादा लंबा मत रखिएगा, क्योंकि आज जानते हैं रील्स का टाइम है, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी इतना नहीं देखेंगे। तो आप फिर 1 मिनट तक मैक्सिमम रखिए, और उसमें आप जो भी इमोशंस है, मोनोलॉग्स हैं, वो अच्छे से बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। आप किसी राइटर का भी लेके बना सकते हैं, वो याद करके गूगल पे अवेलेबल है, आप अपने तरीके से डेवलप करके वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे एक जो कास्टिंग वाला है उसको पता चले आपकी रेंज ऑफ एक्टिंग क्या है। अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें प्ले कर लीजिए, टपोरी का कर लीजिए, पंडित का कर लीजिए, पुलिस वाले का कर लीजिए। आप हो एज अ फ्रेंड, आप एज अ लीड, जब आप लीड की तरह कैसे परफॉर्म करोगे, तो अलग अलग रेंज आप जो दिखा सकते हैं। और वो ऑडिशंस मुंबई में कहाँ होते हैं? एक तो अड्डा है जिसको कहते हैं आराम नगर। मैक्सिमम कास्टिंग वहीं पे होती है, 80% 90%। और वहाँ पे अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मुकेश छाबड़ा सर हैं, और कुणाल एम शाह सर हैं, एंटी कास्टिंग है। फिर उसके अलावा है कास्टिंग में अभिषेक बैनर्जी सर का, और कुणाल एम शाह हो गया, ऑन माई केरोल है। तो ये सब अच्छे कास्टिंग ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो सारे कास्टिंग असिस्टेंट्स होते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। वहाँ पे आप उनके नंबर्स ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं। और जब भी आपका लुक का आएगा, वहाँ जाके इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, तो आपको 100% कांटेक्ट करेंगे और आप ऑडिशन दीजिए फिर उसके लिए। और वो जो ऑडिशन के जो लोकेशन होते हैं या फिर अलग अलग प्रोडक्शन हाउस, मतलब कौन से हम कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बाबा ये लेजिट है, मतलब इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ये काम देगा? कुछ मतलब कंसल्टेंसी होती है, पैसे लेते हैं, पैसे के नाम पे कुछ नहीं होता। जो भी पैसा ले रहा है, 1 रुपए दीजिएगा मत। बराबर। ये आप रूल बना लीजिए कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, जो भी पैसा मांगे यहाँ पे पैसा आपको मिलेगा काम करने का। यस। आप एक्टर हैं, आपको पैसा दे के काम नहीं करना है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, कुछ भी ले रहा है, आप उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए तुरंत। यस। तो मुझे ये भी पूछना था कि अभी हम मुंबई में आते हैं तो पहले तो हमारे सामने पहले एक मतलब एक क्वेश्चन आता है
कि रहा कहाँ पे जाए। हाँ। हाँ, तो वो रूम मिलना मतलब बहुत एक स्ट्रगल का काम रहता है, तो उसके बारे में बता, मतलब कैसा। तो वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे पीजीज होते हैं मुंबई में, गर्ल्स के लिए भी होते हैं, बॉयज के लिए भी होते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे 12 लोग 13 लोग 7 लोग 8 लोग, अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपका जो बजट है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि महीने में 20 से 30 हजार रुपए खर्चा होता है महीने में। और उसके अलावा आपके खाने पीने, ये सब तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हैं। और स्ट्रगल तो है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ ब्रोकरेज भी लगेगी जो आपको हर जगह नहीं होती। वहाँ हर साल आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, डिपॉजिट होता है, ये दोनों भी काफी अच्छा है अमाउंट वहाँ पे। और एक्टिंग आप रेडी रख के आइएगा, बस यही सजेस्ट करूंगा। और अगर नहीं होता है तो वहाँ जाके अच्छे लोगों के साथ, ग्रुप बहुत है वहाँ पे, आप फॉर्म कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। और कोई तरीका नहीं है वहाँ पे सरवाइव करने का लॉन्ग टर्म के लिए। एक्टिंग नहीं आएगी तो आप आउट हो जाएंगे एक टाइम के बाद। यस, क्योंकि भीड़ है। यस यस, जैसे हर इंडस्ट्री में भीड़ होती है, वैसे वहाँ भी भीड़ है। ओके, ठीक है। तो सत्यम, हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, तो मैं तुझे एक गेम हम खेलेंगे, रैपिड फायर। उसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, उसके तुरंत जवाब देने होंगे, ठीक है? ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन रैपिड फायर के लिए ये रहे कि तेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मनोज वाजपेयी और आलिया भट्ट। ओके। ड्रीम रोल? संजय लीला भंसाली की पिक्चर में कोई रोल। स्पेसिफिक? कोई राजा का रोल। ओके, पैरोडिक ड्रामा। हाँ, पैरोडिक ड्रामा। ओके। बॉलीवुड को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करे? बॉलीवुड प्यार। ओके। मतलब मुझे और कुछ नहीं याद आ रहा, क्योंकि मेरा तो पैशन है, मेरा प्यार ही है। और क्या, और मेरे पास दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। बॉलीवुड मतलब रोमांटिक प्यार। हाँ, प्यार। शाहरुख खान उनको ये देख के आए। ठीक है। कैसा, ऐसा कोई फैन मूवमेंट हुआ है, क्रेजी फैन मूवमेंट, जो कि तुझे मतलब याद रहा हो? क्रेजी फैन मूवमेंट, मैंने क्रेजी फैन मूवमेंट, मैं तो किसी को भी देख के क्रेजी हो जाता हूँ, जिनको मैं इतना टाइम से स्क्रीन पे देख रहा हूँ, और वो जब मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा जाता है, कौन है। तो वो तो नहीं निकलेगा। जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम यहाँ से टीवी पे और वेब सीरीज में जिनको देख के गए हैं, मूवीज में देख के गए, तो सामने आ जाए तो क्रेजी हो जाता है कोई भी इंसान। अगर तू फ्यूचर में कोई मूवी डायरेक्ट करना चाहो, मतलब एक्टर छोड़ के डायरेक्टर फील्ड में जाना चाहो, तो वो मूवी का टाइटल क्या होगा और मूवी किस इस पे होगी? मैं लाइफ के ऊपर उस फिल्म को बनाना चाहता हूँ। कि जैसे एक इंसान है, और हम मोह माया में फंस जाते हैं, बराबर, तो एक्चुअली में लाइफ क्या है? वो मोह माया में फंसने वाली नहीं है, वो है अपने आप को डिस्कवर करने वाली लाइफ। तो मैं कुछ बनाना चाहता हूँ जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो और लाइफ को रिप्रेजेंट करे। और ऐसा मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो उसका नाम हम रख सकते हैं एक प्याली जिंदगी। ओके, ऐसा कुछ रख सकते हैं। ओके, बढ़िया। तो सत्यम, अभी मुझे ये पूछना था कि तेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, मतलब अभी एक मेरी वेब सीरीज आ रही है जार प्रोडक्शन के साथ। ओके। और एक अभी फिल्म आने वाली है शिवयुग प्रोडक्शन के साथ, उसका नाम हीट सिटी है। ओके, बिग सिटी, हीट सिटी। तो वो फीचर फिल्म है और ये वेब सीरीज है। ओके, हाँ। और सत्यम, जैसे कि एक्टिंग के अलावा तू शेर व शायरी, पोएम भी करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जो पॉडकास्ट का जो क्लोजिंग है, वो एक प्यारी सी शायरी या फिर पोएम वो करके। अच्छा। तो मैं तो जैसे बता रहा हूँ, मैं स्टेज फर्स्ट पे ही हूँ, तो मुझे तो प्यार व्यार वाली दादी आती है। तो मैं उसी पे वो एक शायरी करता हूँ कि गुरूर बड़ा इस आफताब को, बढ़ाती हो तुम ही तो उसका ये नूर, हो सीरत और सूरत का बेमिसाल मेल, खुदा की हो रहमत या कुदरत की देन, है आंखों में कितनी चमक आपके, नशा चढ़ रहा है बिना जान के, है इश्क इबादत जमाल आपका, कत्ल कर रहा है बिना बात के। वाह, एक नंबर। थँक यू, बढ़िया। थँक यू। तो तर मित्रांनो, हे होते आजचे पाहुणे. म्हणजे पाहुणे म्हणणं चुकीचं आहे, हे माझे मित्रच होते, माझा भावच होता. तर हा आमचा पॉडकास्ट तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा जे बात, गोष्ट अस्सल मुद्द्याची.